Hello, students. I'm again back with part 3 of chapter number 1, The First War of Independence 1857. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. So, dear students, till here we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with the events of the war. बेटा अब हम वॉर के इवेंट्स को डिस्कस करेंगे कि भाई पहले कहाँ से वॉर शुरू हुआ, फिर किस सिटी पहुंचा, उसके बाद वो किस सिटी गया। ठीक है, चलो। तो जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसको एक्चुअल में स्टार्ट होना था 31 मई 1857 को, पर ये 29 मार्च को ही स्टार्ट हो गया। हमने क्या डेट डिसाइड की थी? 31 मई, पर ये स्टार्ट कब हो गया? 29 मार्च को स्टार्ट हो गया। कैसे स्टार्ट हुआ? एक ब्राह्मण सोल्जर थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे के नाम से एक मूवी भी बनी है जिसमें एक्टर आमिर खान ने काम किया, हो सकता है आपने वो देखी होगी। वो एक रेजिमेंट से बिलोंग करते थे जो कहाँ पर थी? बैराकपुर में। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई ये जो नया कारतूस आप आए हो, जिसके ऊपर ग्रीस्ड कार्टेज वाला जो एपिसोड अभी हम लोगों ने पार्ट 2 में डिस्कस किया था ना, वही वही चल रहा है अभी भी, है ना। तो मंगल पांडे ने मना कर दिया कि भाई अब मैं इसको बाइट नहीं करूँगा, इस ग्रीस्ड कार्टेज को बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक, कोई बात, फिर से ध्यान से सुनो। वॉर स्टार्ट कब करने वाले थे हम? 31 मई को करने वाले थे। स्टार्ट कब हो गया? 29 मार्च को हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मंगल पांडे, ये मंगल पांडे का इमेज है, इन्होंने मना कर दिया कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू बाइट दिस व्हाट ग्रीस्ड कार्टेजेस। अब जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे या जो इंग्लिश ऑफिसर थे उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, वो लोग गुस्सा करने लगे। तो मंगल पांडे को और गुस्सा आया, उन्होंने वहीं के वहीं 2 इंग्लिश ऑफिसर को मार दिया। मंगल पांडे को ट्राई किया गया और बाद में उससे एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया, फांसी की सज़ा हो गई। जो रेजिमेंट थी बराकपुर में और बहरामपुर में, जो कि 190 किलोमीटर है कोलकाता से, वॉज डिसबैंड। पूरे के पूरे रेजिमेंट को ही डिसबैंड कर दिया। किसको? रेजिमेंट एट बराकपुर और बहरामपुर। बराकपुर से मतलब कोलकाता से बहरामपुर 190 किलोमीटर है। दोनों यूनिट्स को बैन कर दिया। अब बेटा यहाँ पर बहरामपुर में और बराकपुर में जैसी छावनियाँ बंद हुई, मतलब जो रेजिमेंट्स थे उनको बोला कि आप घर चले जाओ भाई, अब आपको कोई काम नहीं है। तो जो सिपाही थे वो घर वापस आ गए। कहाँ पर? अवध, क्योंकि वो लोग अवध से ही थे तो अवध वापस आ गए। दे स्प्रेड द न्यूज ऑफ ग्रीस कार्टेजेस विच वॉज श्योर टू डिस्टर्ब द मासेस। अब ये जितने सारे सोल्जर्स जो पूरे बराकपुर रेजिमेंट में थे, बरहामपुर में थे, ये जब गांव वापस आए तो इन्होंने गांव में कहानी सुनाना चालू की मंगल पांडे की और ग्रीस कार्टेजेस की। तो अब लोगों में, कॉमन मास में थोड़ा सा गुस्सा और बढ़ गया इस बात को लेके कि भाई हमारे जो भाई हैं, जो बेटे हैं, जो सोल्जर बन के वहाँ जा रहे हैं, उनसे ये इतना उल्टा काम करवाते हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, ब्ला ब्ला, ऐसा दिमाग में लोगों के आने लगा। इवन सेट मेरठ 6 मई को क्या हुआ बेटा? 85 सोल्जर्स थे जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई अब हम भी इस कार्टेज को टच नहीं करेंगे। ठीक है, पैरेड ग्राउंड पे उन लोगों ने मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू टच दिस कार्टेजेस। अब कहाँ आ गए हम? 6 मई पे। तो उन्हें 10 साल की सज़ा सुधारनी दी गई। ठीक है, दे वर सेंटेंस टू 10 years imprisonment विथ हार्ड लेबर। May 9 को उनकी जो यूनिफॉर्म्स थी वर स्ट्राइप्ड फ्रॉम देयर बैक्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल ट्रूप्स। उनकी यूनिफॉर्म्स को तो भैया उनकी यूनिफॉर्म को सारे ट्रूप्स के सामने उनसे छीन लिया गया, है ना। और ये एक सोल्जर के लिए बड़े शर्म की बात होती है कि जीवन भर जिस वर्दी के लिए उन्होंने काम किया, जिस यूनिफॉर्म के लिए उन्होंने काम किया, उस यूनिफॉर्म को ही ट्रूप्स के सामने छीन लिया गया। दूसरे ही दिन जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे, कहाँ पे? मेरठ में, उन्होंने ओपन रिवोल्ट कर दिया। देखो, बात ये नहीं है कि सारी चीज़ें मेरे साथ हो तभी मैं एक्ट करूं। मैं जब देख रही हूँ कि मेरे जो भाई थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, मतलब जो भी मेरे साथ काम करने वाले कोलीग थे, उनके साथ बुरा हो रहा है जबकि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई मुझे भी रिवोल्ट कर ही देना चाहिए, मुझे अपनी बात रख देना चाहिए, नहीं तो कल को ये मेरे साथ भी होगा। तो 9 मई को तो क्या हुआ बेटा? May 9 को इनकी यूनिफॉर्म छीन ली गई, पर दूसरे दिन 10 तारीख को ही मेरठ में जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने ओपन रिवोल्ट कर दिया। दे रश टू जेल, जेल की तरफ गए और उन्होंने जितने भी कॉमरेड्स थे उनको तो वहाँ से आज़ादी दिलाई दी, उन्हें तो रिलीज़ कर ही दिया। देखो, हमने बोला था ना कि जितने भी सोल्जर्स थे जिन्होंने मना किया वो कितने थे? 85। इन्होंने मना कर दिया था कि हम कार्टेज यूज़ नहीं करेंगे, तो इनको कहाँ डाल दिया था? जेल में।
तो इन लोगों ने जेल से सारे कैदियों को, मतलब जितने भी कॉमरेड्स थे उनको छुड़ाया, साथ ही साथ बट अदर कन्विक्ट्स एज वेल, दूसरे जो कैदी थे उनको भी छुड़वा लिया। जो 85 लोग हमारे सोल्जर्स गए थे उन्हें तो रिलीज़ किया ही क्या, बाकी अदर कन्विक्ट्स को भी रिलीज़ कर दिया। यूरोपियंस को मार दिया, उनके घरों को जला दिया। इवन से दिल्ली, अब जो मेरठ के सोल्जर्स थे वो दिल्ली पहुंचे कब, 11 मई को। दे प्रोसीडेड टू द कंटेनमेंट वेयर लोकल ट्रूप्स ज्वाइन देम। देखो, अब जो मेरठ के सोल्जर्स थे वो कहाँ जा रहे हैं बेटा, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाने का इनका एक मोटिव अलग है, वो मोटिव भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर जैसे ये दिल्ली में पहुँचे, कब पहुँचे, 11 मई को पहुँचे, तो जो कंटेनमेंट था, जो छावनी थी, कैंटोनमेंट एरिया, क्या कैंटोनमेंट एरिया, छावनी बोलते हैं इसको हिंदी में, तो वहाँ के लोकल ट्रूप्स ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया। मतलब अब मेरठ के सोल्जर भी दिल्ली में हैं और दिल्ली के सोल्जर्स भी इन लोगों के साथ आ गए। इन्होंने जल्दी ही पूरी दिल्ली को कैप्चर कर लिया, रेड फोर्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया। बहादुर शाह को इन्होंने अपना एम्परर घोषित कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ही पर्पस, इसी मोटिव की मैं बात कर रही थी कि दिल्ली मेरठ के सोल्जर्स दिल्ली क्यों जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई आज भी मुगल एम्परर में इतनी पावर है कि वो इंडिया को जोड़ के रख सकते हैं। तो इन्होंने, जो बहादुर शाह जफर थे, उन्हें अपना एम्परर घोषित कर दिया। बट द सक्सेस ऑफ इंडियन सोल्जर वॉज शॉर्ट लिव। पर ये जो सक्सेस मिली थी हमारे इंडियन सोल्जर्स को कि दिल्ली इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था, ये बहुत शॉर्ट लिव थी। क्योंकि 7 अगस्त को ही क्या हुआ, मई में ये लोग पहुँचे, 11 मई को पहुँचे, थोड़े टाइम में पूरे दिल्ली को कंट्रोल किया। मई, जून, जुलाई और अगस्त में जो निकलसन थे वो सफिशिएंट रेनफोर्समेंट के साथ कहाँ से, पंजाब से कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। क्या बात समझ में आ गई, हम निकलसन पहुँच चुके हैं दिल्ली। और कहाँ से पहुँचे, कहाँ से आए, पंजाब से आए। बेटा 28 सितंबर को तो कहानी ख़त्म हो गई। मतलब हमारे सोल्जर्स की सक्सेस इतनी ज़्यादा शॉर्ट लिव थी कि सिर्फ 4 महीने ही चली। मई में वो पहुँचे, सितंबर में तो लाल किले पे वापस से ब्रिटिश फ्लैग लहराने लग गया, यूनियन जैक फहराने लग गया। बहादुर शाह और उनकी फैमिली ने शेल्टर लिया कहाँ पर, टूम्ब ऑफ हुमायूं में, जो कि साउथ में था रेड फोर्ट के 9 किलोमीटर। रेड फोर्ट से 9 किलोमीटर जब आप साउथ में जाओगे तो आपको हुमायूं का टूम्ब मिलेगा, जहाँ पर बहादुर शाह जफर और उनकी फैमिली ने शरण ली। बहादुर शाह ने सरेंडर कर दिया। वो, उनकी वाइफ बेगम जीनत महल, इन्हें रंगून भेज दिया गया। ही अलॉन्ग विथ हिज फेवरेट वाइफ बेगम जीनत महल, इन्हें दोनों को कहाँ भेज दिया गया, रंगून, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं। ठीक हुई बात। तो बहादुर शाह जफर पहले कहाँ चले गए, हुमायूं के टूम्ब गए, फिर सरेंडर उन्होंने कर दिया। उनको और उनकी वाइफ बेगम जीनत महल को रंगून भेज दिया गया 7 नवंबर 1862 में, जहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। इनके 2 बेटे थे, ठीक है। The two sons of the king and one of his grandson were shot dead by Lieutenant Hudson. हडसन ने क्या किया, उनके बेटे और उनके पोते, 2 बेटे, किसके, बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को मारा। एक ग्रैंडसन को भी मार दिया, किसने, लेफ्टिनेंट हडसन ने। अब हम चलेंगे कानपुर। कानपुर में क्या हो रहा था, कानपुर में जो नाना साहेब थे वो कौन थे बेटा, वो गोद लिए हुए बेटे थे, अडॉप्टेड सन थे, किसके, बाजीराव टू के। बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन कौन थे, नाना साहेब। वो यहाँ पर ऑपरेशंस को डायरेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब बेटा फिर से ध्यान से सुनना, नाना साहेब कौन थे, अडॉप्टेड सन थे, किसके अडॉप्टेड सन थे, बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे। वो ऑपरेशंस इस पूरे 1857 की वॉर को लीड कर रहे थे, कहाँ, कानपुर में। ही हाउएवर, हालांकि उन्होंने एक सेफ पैसेज दिया इलाहाबाद तक पहुंचने का, किसको, ब्रिटिश फैमिलीज को, ठीक है। देखो, कट टू कट लड़ाई मतलब शोल्डर टू शोल्डर होनी चाहिए, रूलर टू रूलर होनी चाहिए, फैमिलीज़ का क्या दोष है, ये सोच के जो हमारे नाना साहेब थे उन्होंने ऑफ़र किया एक सेफ पैसेज टू इलाहाबाद तक जाने के लिए, किसको, ब्रिटिश फैमिलीज़ को। 27 जून को क्या हुआ, जो बीसीज मेंबर्स थे ब्रिटिश कम्युनिटी के, वो सारे इकट्ठे हुए कहाँ पर, एक जगह पे रिवर बैंक पे इकट्ठे हुए, और वहाँ से उनको बोट में चढ़ना था। ठीक हुई बात, अब उन्हें बोट में चढ़ना था, समझ में आ गई बात।
अब जैसे नाना साहब है, वो नहीं चाहते कि फैमिली मेंबर को कोई तकलीफ हो, तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप लोग यहाँ से इलाहाबाद तक पहुँच जाएँ, हम आपके लिए बोट अरेंज कर दे रहे हैं। तो जब वो बोट में बैठने वाले होते हैं, एज़ दे वर बोट में बैठने वाले होते हैं, तो कहीं से सोल्जर्स को खबर लगती है कि जो ब्रिटिश हैं उन्होंने इंडियंस को मारना चालू कर दिया है इलाहाबाद में, इंडियंस को मारने लग गए हैं वो इलाहाबाद में। जैसे आज हम इलाहाबाद को क्या कहते हैं, प्रयागराज और वाराणसी में जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को मारने लग रहे हैं। ये किसको बात पता चल गई? सोल्जर्स को बात पता चल गई। तो वो सोल्जर्स जो अभी तक एस्कॉर्ट कर रहे थे ब्रिटिश फैमिलीज़ को, उन्होंने वहीं पर ओपन फायरिंग की और जितने भी ब्रिटिश मेंबर्स थे, फैमिली थी, उन सबको मार डाला। आई बात समझ में? देखो, ऑल्दो मेरी आपकी लड़ाई चल रही है, फिर भी मुझे लगता है कि मुझे आपकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुँचाना, तो मैं उन्हें सेफ हेवन में पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। इसी बीच मेरे जो सोल्जर्स उनको एस्कॉर्ट करते हुए सेफ हेवन तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं, बोट में बिठा रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं खबर मिल गई कि भैया ये अंग्रेज़ लोग, इनके ही लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं, तो उन्होंने भी नहीं छोड़ा, उन्होंने वहीं मार डाला। नाना साहब ने इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। नाना साहब सेलिब्रेटेड द विक्ट्री ऑफ इंडियन ओवर फिरंगीज़। पर जनरल हैवलॉक सक्सेसफुल हुए, वो कानपुर जल्दी पहुँचे, नाना साहब की फोर्सेस को हरा दिया। बाद में कॉलिन चैंपबेल भी पहुँच गए वहाँ पर और बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग रिलीविंग फोर्स के साथ पहुँचे और क्रशिंग डिफीट दी नाना साहब के ट्रूप्स को 6 दिसंबर 1857 में। तो नाना साहब जो अच्छे लड़ रहे थे, तो नाना साहब से पहले तो लड़े कौन? हैवलॉक। हैवलॉक प्रॉपर पहुंच गए थे कानपुर में, नाना साहब की फोर्सेस को उन्होंने डिफीट भी कर दिया। फिर कमी थी तो कॉलिन चैंपबेल भी आ गए बड़ी फोर्स लेकर के, तो 6 दिसंबर को नाना साहब के ट्रूप्स को पूरी तरीके से क्रशिंग डिफीट मिली। नाना साहेब नेपाल की तरफ भाग गए। तात्या टोपे रिट्रीटेड टू कल्पी। तात्या टोपे कहाँ पहुँचे? कल्पी पहुँचे। और नाना साहेब कहाँ भागे बेटा? नेपाल। नाउ इवेंट्स एट लखनऊ। बेटा जितना कुछ लखनऊ में चल रहा था ना, उतना तो शायद ही पूरे इंडिया में कहीं चल रहा हो। देखो पहली बात तो साउथ इंडिया में रिवोल्ट ऑफ 1857 कुछ लिमिटेड पॉकेट्स में था, या तो था ही नहीं। तो नॉर्थ इंडिया में ये बहुत अच्छे से चल रहा था, और नॉर्थ इंडिया में भी अगर मैं बात करूँ कि सबसे बढ़ चढ़ के कौन पार्ट ले रहा था, तो वो था अवध। तो जितना फाइट्स बैटल या वाइड स्प्रेड बैटल अवध में था, उतना कहीं और था ही नहीं। जो नवाब थे अवध के, उनको बेटा 1 साल पहले ही ब्रिटिश ने उनकी जगह से हटा दिया था, कह दिया था कि भई आप अवध को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे हो, मिस गवर्नेंस के चार्जेस हैं आपके ऊपर। उन्हें कैदियों की तरह रखा गया था कोलकाता में। पर उनकी जो वाइफ़ थी बेगम हज़रत महल, वो बहुत ही एंथुसियास्टिक थी इस बात को लेके कि यार हमारे सोल्जर्स कुछ कर रहे हैं, हो सकता है ब्रिटिश घुटने टेक दें और उनके जो राजा हैं, मतलब जो नवाब हैं, वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएँ। या कुछ नहीं तो एक रिवेंज लेने की इच्छा तो किसके अंदर? बेगम हज़रत महल के अंदर थी। तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को कहा कि आप एंथुसियास्टिकली इसमें पार्ट लो। उन्होंने बहुत जोश भरा अपने सोल्जर्स के अंदर में। 30 मई को क्या हुआ बेटा? एक सीवियर राइजिंग हुई लखनऊ में। तो जो चीफ कमिश्नर थे सर हेनरी लॉरेंस, उन्होंने अपनी खुद के रेसिडेंस को, जहाँ पर वो रहते थे, जिसे रेसिडेंसी भी कहा जाता था, उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें? सेफ हेवन में। कि भैया जितने भी ब्रिटिश यूरोपियंस हैं, जो कहीं न कहीं अवध में किसी भी एरिया में, लखनऊ में कहीं पर भी परेशान हो रहे हैं, वो आके इस रेसिडेंसी में रहने लग जाएँ। तो उन्होंने अपनी रेसिडेंसी को पैलेस ऑफ शेल्टर में कन्वर्ट कर लिया कि सारे यूरोपियंस जो कहीं पर भी परेशान हैं, वो यहाँ आ जाएँ, यहाँ पर सेफ रहेंगे। इंडियन सोल्जर्स ने रेसिडेंसी को बाद में सीज़ कर लिया, पर लगभग 3 महीने तक ब्रिटिश सोल्जर्स इसको डिफेंड करते रहे। अब बेटा ये खबर जैसे ही लगी कि बहुत सारे यूरोपियंस रेसिडेंसी में बंद हैं, तो जनरल आउटरम और हैवलॉक जो थे, वो आए कहाँ पर? रेसिडेंसी पहुँचे सितंबर 20 को। पर उनके पहुँचने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं निकला, क्योंकि वो उस तरीके से प्रिपेयर नहीं थे जैसे प्रिपेयर होना चाहिए था। वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो हमारे इंडियंस के सीज़ से इतना ईज़िली रेसिडेंसी को वापस ले पाते। तो मतलब वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो यहाँ पर आउटरम और हैवलॉक तो पहले ही आ चुके थे, पर बेटा इनकी फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से फिर कौन आए? सर कॉलिन चैंपबेल आए अपनी स्ट्रॉन्ग रिलीविंग फोर्स को लेके, सिटी के आउटस्कर्ट्स तक पहुँचे। तो मार्च 1858 में लखनऊ को इवेंचुअली वापस ले लिया गया ब्रिटिश हैंड्स में। किससे? इंडियन सोल्जर्स से। अब आप सबने बेटा किसकी? कंगना रनावत की मणिकर्णिका तो देखी होगी। तो अब हम झांसी को डिस्कस करेंगे बेटा। इवेंट्स इन सेंट्रल इंडिया, झांसी एंड ग्वालियर। हमारे जो सोल्जर्स थे सेंट्रल इंडिया के,
वो चाह रहे थे यार कि कहीं ना कहीं उन्हें केबल लीडरशिप मिल जाए, क्योंकि एक लीडर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं लीडर के रूप में कौन मिले? तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। जो बैटल था वो झांसी में कब स्टार्ट हुआ? 1857 जून में स्टार्ट हो गया। जून 1857 में बैटल झांसी में स्टार्ट हुआ। सर हु रोज लेड द सीज ऑफ द फोर्ट्रेस ऑफ झांसी इन मार्च 1858? पर मार्च 1858 को जो हु रोज थे उन्होंने वापस से किले को फतेह कर लिया। वापस से क्या, पहले झांसी की रानी के पास था, पर अब वो फाइनली फुल फ्लेजेड अंग्रेजों के पास आ गया। तो बेटा फिर से ध्यान से सुनना, झांसी में ये बिगिन कब हुआ? वॉर जून 1857 में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ के बाद में हुरोज ने वापस ले लिया झांसी के किले को। रानी लक्ष्मीबाई ऑफर्ड अ ब्रेव रेसिस्टेंस। झांसी की रानी इजीली अंग्रेजों के हाथों में आने वाली तो थी नहीं, बढ़िया लड़ी वो, पर झांसी को कैप्चर कर लिया ब्रिटिश ने विद द हेल्प ऑफ ट्रेटर्स हु ओपन द गेट्स ऑफ द फोर्ट्रेस। देखो अंग्रेजों को ये बात बहुत अच्छे से आती थी, एक तो डिवाइड एंड रूल, दूसरी किसी ना किसी एक व्यक्ति को थोड़ा सा लालच देके अपनी तरफ कर लो। तो यहाँ पर भी उन्होंने ऐसे ही किया। ये जो वर्ड है ना ट्रेटर्स, ये अंग्रेजों का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा। किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति की कमजोर कड़ी को पकड़ लेते और बस उसको थोड़ा बहुत पैसा देके, थोड़ा बहुत लालच देके उससे इतना बर्बाद किया हमारे इंडिया को, इसी बात से कि हम बता नहीं सकते। ट्रेटर्स मतलब होता गद्दार, देशद्रोही। तो झांसी के भी कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के साथ मिल गए, किले का दरवाजा उन्होंने खोल दिया। अब बेटा जो रानी थी वो महल से निकली, कब निकली? 4 अप्रैल को निकली 1858 में। वो पहुंची कल्पी, जहाँ पर उन्होंने तात्या टोपे को ज्वाइन किया। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है वो देखो किस तरीके से लिखा गया है। द रानी स्लिप्ड आउट ऑफ द फोर्ट्रेसेस ऑन द नाइट। तो रानी किसी तरीके से निकली, कहाँ से? महल से। कब निकली? 4 अप्रैल 1858 को कल्पी पहुंची। कल्पी में इन्होंने तात्या टोपे को ज्वाइन किया, रानी ऑफ झांसी। और तात्या टोपे ने स्टिफ रेसिस्टेंस दिया, ब्रिटिश फोर्सेस को बढ़िया तरीके से लड़े। बट कल्पी वॉज ऑल्सो लॉस्ट टू द ब्रिटिश, पर धीरे से ये लोग कल्पी भी हार गए। देखो ब्रिटिश के पास मॉडर्न आर्मामेंट्स थे, प्रॉपर प्लान वे में वो काम कर रहे थे, फोर्सेस की कोई कमी नहीं थी। हमारे इंडिया के पास गद्दारों की कोई कमी नहीं थी, डिसलॉयल पीपल, देशद्रोहियों की कोई कमी नहीं थी। तो इन सब का एडवांटेज अंग्रेजों को ही मिला। जो रानी थी और तात्या थे तो उन्होंने मैनेज किया कि भैया किसी तरीके से तो हम लड़ाई में बने रहें, और उन्होंने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फोर्ट ऑफ ग्वालियर को कैप्चर कर लिया। किससे? सिंधिया से। अच्छा उस टाइम में जो सिंधिया थे ये अंग्रेजों के सपोर्ट में ही थे। सर हु रोज ने मैसिव प्लान बनाया कि भैया आप तो किसी भी तरीके से हमको सारे इंडियंस को सप्रेस करते हुए इस लड़ाई को ख़त्म करना है। और यहाँ पर रानी ने मैन का अटायर लिया, घोड़े के ऊपर बैठी और बोल्डली ब्रिटिश हॉर्समैन के साथ लड़ती रहीं। शी मेट अ सोल्जर्स डेथ ऑन 17 जून 1858। एक सोल्जर को, एक सैनिक को जैसी मौत मिलती है वो शहीद होता है, वैसे ही हमारी झांसी की रानी भी शहीद हो गई। कब? 17 जून 1858, 17 जून 1858। सर हु रोज पेड ट्रिब्यूट टू हर ब्रेवरी इन दिस वर्ड। और हु रोज ने खुद, जिनके कारण झांसी की रानी की डेथ हुई, क्योंकि पूरे इस मैटर को देख हु रोज ही रहे थे, झांसी वाले मैटर को। तो हु रोज ने खुद उनको ट्रिब्यूट दिया, उनकी ब्रेवरी की तारीफ की। द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल्स। मगर जितने भी रिबेल्स रहे ना, विद्रोही रहे जो 1857 के वॉर को लड़ रहे थे, उनमें सबसे बेस्ट और सबसे ब्रेवेस्ट जो मिलिट्री लीडर थी वो झांसी की रानी ही थी। तात्या टोपे क्या, हमारे क्या नाम था उनका, नाना साहेब क्या, और यहाँ पर एक और हमने लीडर को डिस्कस नहीं किया है, उनका नाम है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह को भी जब आप पढ़ोगे, कुंवर सिंह का जिक्र यहाँ पर है, आगे आएगा कि मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा। पर इन सब को देखते हुए उन्होंने कुंवर सिंह को भी देखा होगा, नाना साहेब को भी देखा होगा, बेगम हजरत महल को भी देखा होगा। मतलब सबको देखने के बाद उनका एनालिसिस उरोज का ये कहता था कि शी वॉज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। तात्या टोपे वेंडेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बाद में उन्हें भी पकड़ लिया गया और उन्हें ट्राई किया गया बाय कोर्ट मार्शल। उन्हें फांसी दे दी गई 18 अप्रैल को 1859 में।
इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्राउड। तो तात्या टोपे को भी सार्वजनिक रूप से मार डाला, फांसी दे दी। अदर पार्ट्स इन ऑफ इंडिया, ठीक है, देखो आ गया कुंवर सिंह का नाम। बिहार में जो वॉर था उसे लड़ रहे थे राजपूत कुंवर सिंह, जो कि वास्ट स्टेट्स के ओनर थे। आरा जगदीशपुर नियर पटना में, पटना के पास आरा जगदीशपुर है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टेट्स के ओनर थे हमारे कुंवर सिंह। यहाँ पर भी सिमिलर अप्रोर हुआ गया डिस्ट्रिक्ट में। रांची कंट्रोल में ले लिया था नेटिव सिपाहियों ने। देखो गया डिस्ट्रिक्ट में भी लोगों ने अपराइजिंग की। रांची को तो हमारे नेटिव सिपाहियों ने पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। पंजाब रिमेन मोस्टली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। पंजाब के ऊपर ऐसा कोई खासा वॉर का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। आरा जगदीशपुर से लड़ रहे थे कुंवर सिंह। गया डिस्ट्रिक्ट में भी अपराइजिंग थी। रांची को तो पूरी तरीके से नेटिव सिपाहियों ने अपने हाथ में ले लिया था। पंजाब के ऊपर इस वॉर का कोई इम्पैक्ट ऐसा विशेष देखने को नहीं मिला। बट देयर वॉर सीरियस अपराइजिंग हरियाणा में सीरियस अपराइजिंग हुई। कहाँ पर? रोहतक, रेवाड़ी और हिस्सर में। हिस्सर, रेवाड़ी और रोहतक में बराबर अपराइजिंग हुई। कहाँ पर? हरियाणा में। पंजाब तो अनटच्ड रहा। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.